देखिए, हालांकि जैसे बताया अनिकेत आपने कि एक निबंध का बैच 16 सितंबर से शुरू होगा। जी सर। पश्चिमी सत्य को लेकर बहुत सारी थीरीज हैं। जैसे एक थीरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, संवादिता सिद्धांत। एक है संसक्तता सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। सत्य के बहुत सारे सिद्धांत हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भारत में एक बड़ा पॉपुलर उदाहरण उसको लेके कि कहीं पड़ी होती है रस्सी, वहां पर्याप्त प्रकाश नहीं होता और हम रस्सी को समझ लेते हैं सर्प। कहते हैं थी रस्सी लेकिन हमने समझ लिया सांप। रस्सी में सर्प का भ्रम। अब शंकर नाम के एक दार्शनिक ने इसी आधार पर कहा कि जो कुछ दुनिया में ऐसा है जो कभी था लेकिन आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। लोग जब मर जाता है कोई आदमी तो उसके साथ जब चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, कि शरीर तो तुम्हारा चला गया, वो सत्य नहीं था, अब शोक मत मनाओ, लेकिन राम का नाम लो, वही नाम सत्य है। आप सभी को नमस्कार। इस साप्ताहिक विमर्श में मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये साप्ताहिक विमर्श बहुत से मायनों में नवीन है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो साप्ताहिक विमर्श हमने प्रारंभ किया है ये उसका एक नवीन संस्करण है। नवीन इन संदर्भों में है कि कोविड काल के पहले हम लोग एक साप्ताहिक विमर्श किया करते थे। पिछले कुछ समय से वो रुका हुआ था, उसके बाद चर्चाएं हमने दोबारा प्रारंभ करी और आप लोगों का उस पर जो सुझाव आया, उस सुझाव के मद्देनज़र हम लोगों ने ये सोचा कि आपके जो भी कमेंट, जो भी आप बात आपने हमसे साझा की है और जो भी बात आपने अपने कमेंट में रखी है, उन बातों के आधार पे हम कुछ बातों को पिकअप करेंगे, चूज़ करेंगे और उनमें जो कमेंट सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होंगे, सबसे ज़्यादा सामाजिक मुद्दों से जुड़ेंगे या दार्शनिक होंगे, उन पे हम सामाजिक जो भी चर्चाएं हैं वो जारी रखेंगे। तो साप्ताहिक विमर्श इस संदर्भ में बहुत नवीन है क्योंकि ये अब आपके दृष्टिकोण से चलेगा। तो हम बहुत स्वागत करते हैं अपने सर बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर से हम जानना चाहेंगे कि पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा करी थी निबंध के प्रश्न पत्र पे, क्योंकि सर आपका बैच आ रहा है 16 सितंबर से आपका बैच है जो कि पूर्णतः अमूर्त निबंधों पे है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस बैच में शामिल नहीं हैं। तो उनकी ऐसी मांग आ रही थी कि हम लोग क्या करें, हम लोगों के लिए क्या कोई दार्शनिक निबंधों की व्यवस्था नहीं है। तो पिछली बार जिस तरीके से हमने आपसे चर्चा की, उसी चर्चा के क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए एक निबंध का जो टॉपिक है हम आपसे चर्चा करेंगे सर उस पर। अच्छा, तो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। तो सर ये 2025 में निबंध का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसमें पहला निबंध है ये, क्योंकि बहुत शोर है बाहर कि पूरा का पूरा पेपर ही अमूर्त कर दिया गया, दार्शनिक कर दिया गया और सब लोग दार्शनिक पृष्ठभूमि से नहीं आते सिविल सेवा में। तो सर ये जो पहला निबंध है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता है, तो सर इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कीजिएगा सर। इसका अंग्रेजी भी पढ़ दीजिए एक बार। जी, इसका अंग्रेजी है ट्रुथ नोज नो कलर, अर्थात नोज नो कलर। जी सर, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। ठीक है जी। सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन ये जो अनिकेत जी ने इंट्रो दिया उसमें एक त्रुटि थी, उसको मैं करेक्ट कर दूँ। ये कार्यक्रम हम लोग साप्ताहिक विमर्श का कोविड से पहले नहीं, कोविड के दौरान चला रहे थे। जी सर। और उसमें विद्यार्थी सवाल पूछते थे और बड़ा उन दिनों माहौल ऐसा था कि सब लोग घर में आइसोलेशन में रह रहे होते थे। तो उनके सवालों के आधार पर हम लोगों ने एक शुरुआत की थी कि जो विद्यार्थी सवाल पूछेंगे किसी फेसबुक लाइव पे या किसी यूट्यूब के वीडियो पर, उसको आधार बना के हर सप्ताह हम लोग उनके सवालों का जवाब देंगे। जी सर। तो इस सप्ताह आपने इसके लिए निबंध का जी सर चयन किया है, सत्य कोई रंग नहीं जानता। देखिए, हालांकि जैसे बताया अनिकेत आपने कि एक निबंध का बैच 16 सितंबर से शुरू होगा। जी सर। और ये चर्चा उस बैच का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि बैच में आप बहुत विस्तार में पढ़ाई करते हैं। जी सर। लेकिन अगर कुछ विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं कि वो बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते या बैच नहीं कर सकते,
तो वो फिर भी निबंध के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। तो देखिए, बैच ज्वाइन ना करके आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है, ये समझिएगा। और ये हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि किसी कोचिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि इस बैच की फ़ीस शायद 1000 रुपये है सर, उससे भी कम 999 रुपये रखा गया है। 999 रुपये फ़ीस है। अब 999 रुपये फ़ीस भी कोई नहीं देना चाहता है, तो बड़ा हास्यास्पद है। खैर, ये कोचिंग का मामला नहीं है। मामला इसका है कि देखिए, हमने सोचा कि सबसे सस्ता जो कार्यक्रम हो सकता हो विद्यार्थियों को दिया जाए। 1000 रुपये का तो आजकल लोग मोबाइल में रिचार्ज और टॉपअप यूज़ करते हैं। जो लोग कर सकते हैं अफोर्ड, उनको मेरी सलाह है कि इसको हम कॉमर्शियल प्रोग्राम के तौर पर नहीं चला रहे, तो इसको ज्वाइन कर लें, उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसी 10-12 मिनट की चर्चा किसी 250 नंबर के निबंध के पेपर के बारे में कोई समझ विकसित नहीं कर सकती। जिस बात को हम 10-12 दिन की कक्षा में करेंगे, उसको 10-12 मिनट की चर्चा में नहीं किया जा सकता। जी सर। लेकिन फिर भी आपने कहा है, तो विद्यार्थियों की मांग पर मैं ये निबंध सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 2 बातों पर निबंध टिका हुआ है अनिकेत। एक, सत्य का मायने आप क्या लेंगे, और दूसरा, रंग का मायने आप क्या लेंगे। अगर हम सत्य का एक मीनिंग खोल दें और रंग का एक आशय बता दें, और फिर दोनों को ऐसे जोड़ें जिनमें दिखाएं कि जहाँ सत्य है वहाँ रंग नहीं, जहाँ रंग है वहाँ सत्य नहीं, तो कुछ बात ऐसी बनेगी कि सत्य और रंग में विरोधाभास है। सत्य आपको रंग की तरफ नहीं ले जाएगा, रंगहीनता की तरफ ले जाएगा। तो निबंध हमारा बन जाएगा। अब जरा सत्य क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप निबंध लिख रहे होते तो सत्य को भारतीय परंपरा में, पश्चिमी परंपरा में व्याख्यायित करने की कोशिश करनी चाहिए। पश्चिमी सत्य को लेकर बहुत सारी थीरीज हैं। जैसे एक थीरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, संवादिता सिद्धांत। एक है संसक्तता सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। सत्य के बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ है। हम उन सत्यों के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भी ये बता सकते हैं कि पश्चिम में सत्य का ये मायने है, और पश्चिम में सत्य के मायने को बताने वाले जो सिद्धांत हैं या जो थीरीज हैं, उनका रंग जैसी अवधारणा से कोई संबंध नहीं है। तो एक तो निबंध करने का तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा भारतीय परंपरा में हम जाएं, भारतीय परंपरा में सत्य का मायने समझने की कोशिश करें, और फिर उसका रंग के साथ संबंध दिखा दें कि नहीं बनता है, तो निबंध खुल जाएगा। तो जो लोग विद्यार्थी इस निबंध को यूपीएससी के लिहाज से लिखना समझना चाहते हैं, उनको तो भारतीय और पश्चिमी परंपरा में सत्य के आशय और रंग के आशय के परस्पर विरोधाभास को दिखाना होगा, तभी आप 10 पेज का निबंध लिख सकेंगे। अच्छा, फिर बहुत सारी बातें हैं जो समकालीन भी हैं, जो सत्य का मायने खुलने पर स्पष्ट हो जाएंगी। इस पर मैंने एक चर्चा एक कोचिंग जिसमें पढ़ाता भी हूँ, फिजिक्स वाला के एक प्लेटफॉर्म पे कर भी रखी है। जी सर। उसमें ये जब पेपर आया था तो उसी दिन, निबंध के प्रश्न पत्र के आने वाले दिन ही इस पर चर्चा की थी। लेकिन अब चलिए विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देते हैं। ये तो बैकग्राउंड टॉक हो गया। देखिए, सत्य भारतीय परंपरा में क्या है, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि इस छोटी सी चर्चा में हम बहुत गूढ़ बात नहीं कर सकते, बहुत दार्शनिक बात नहीं कर सकते, तो समझाने वाले मसले पे ले जाते हैं। एक दर्शन है वेदांत। वेदांत दर्शन सत्य और सत दोनों की बात करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उसका एक सूत्र है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, सत है, जीव मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अब ये जो वेदांत नाम का दर्शन है, हम सत्य को समझने के लिए इसकी अवधारणा का सहारा ले सकते हैं। बहुत मुश्किल बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत मुश्किल बात करेंगे तो समझ में इतनी जल्दी आएगी नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात में समझाने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए वेदांत का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि वेदांत के सहारे से आप विवेकानंद, वेदांत के सहारे से गांधी, वेदांत के सहारे से आप गीता, बहुत सारे भारतीय संदर्भ में सत्य के आयाम बना सकेंगे। उपनिषद,
तो अगर आप निबंध लिख रहे हों और आप एक कोई थ्रेड पकड़ लें, उससे उपनिषद तक पहुंच जाएं, गीता तक पहुंच जाएं या विवेकानंद तक पहुंच जाएं और उससे सत्य की ढेर सारी कहानियां गढ़ लें और फिर उसका रंग से संबंध दिखा दें, तो निबंध बहुआयामी बन जाएगा। फिर पश्चिमी परंपरा में भी यही कर दीजिए। अब वेदांत में जो मैं आपको उदाहरण लेना चाहता हूँ, अद्वैत वेदांत में, उसमें एक उदाहरण है। वो कहते हैं कि जो भ्रम है वो सत्य नहीं है। तो सत्य को समझने के लिए चलिए पहले भ्रम समझते हैं। सबसे कॉमन भ्रम क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं कहना चाहिए, सबसे सामान्य भ्रम की अवधारणा आपने क्या देखी है? भारत में एक बड़ा पॉपुलर उदाहरण उसको लेके कि कहीं पड़ी होती है रस्सी, वहाँ पर्याप्त प्रकाश नहीं होता और हम रस्सी को समझ लेते हैं सर्प। कहते हैं थी रस्सी लेकिन हमने समझ लिया सांप। रस्सी में सर्प का भ्रम। सांप वहाँ है नहीं लेकिन दिख रहा है। कब तक दिखेगा? जब तक वहाँ पर्याप्त प्रकाश नहीं आ जाएगा। जिस मोमेंट आप पर्याप्त लाइट लेके आएंगे, टॉर्च लेके आएंगे, बल्ब जला देंगे, आज के समय में कुछ और प्रकाश का स्रोत लेके आएंगे और स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे, तो सर्प गायब हो जाएगा, रस्सी बची रह जाएगी। भारत में इस आधार पर कहा गया कि सर्प भ्रम है, सत्य नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकाला गया? कहा गया जो दिखे लेकिन टिके ना, वो भ्रम है। और जो टिका रहे, भले सीधे सीधे दिख ना रहा हो, आपकी आंख का आवरण हटेगा, टिका रहेगा, और टिका रहने के बाद फिर चाहे जितना टॉर्च और लाइट लेके आप आ जाएंगे, वो वही रहेगा जो था, वही सत्य है। तो भारत में सत्य का एक मायने बनाया गया जो स्थायी है, जो परमानेंट है, जो बदलता नहीं। जैसे 2 धन 2 4, ये बदलता नहीं। भारत में भी यही है, पश्चिम में भी यही है, सर्दी में भी यही है, गर्मी में भी यही है, पहले भी सब था, समय अभी भी है। हाँ, आप अवसाद में है तब भी 2 धन 2 4 रहेगा, आप खुश हैं तब भी 2 धन 2 4 रहेगा। इसका 2 धन 2 बराबर 4, ये सत्य है। क्यों सत्य है? स्थायी है, परमानेंट है। वो सांप परमानेंट नहीं था, प्रकाश पड़ते ही सांप गायब हो गया। अब शंकर नाम के एक दार्शनिक ने इसी आधार पर कहा कि जो कुछ दुनिया में ऐसा है जो कभी था लेकिन आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। और कहा जो परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है, वो सत्य नहीं, वो भ्रम है ना? तो भारतीय परंपरा में क्या मान लिया गया? इसी से भारत में कहा गया कि आत्मा नित्य होती है, वही सत्य है। शरीर तो नश्वर है, ये सत्य नहीं है। लोग जब मर जाता है कोई आदमी तो उसके साथ जब चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, कि शरीर तो तुम्हारा चला गया, वो सत्य नहीं था, अब शोक मत मनाओ, लेकिन राम का नाम लो, वही नाम सत्य है। जिंदा रहते भी तुम्हारे सत्य था, मरने के बाद भी सत्य था। तो वो राम नाम सत्य है जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक तरह की सांत्वना है कि किस बात का शोक कर रहे हो। नश्वर शरीर था, कुछ दिन के लिए आया था, फिर नष्ट हो गया। अब जरा निबंध पर आते हैं। ये तो मैंने आपको एक इसको समझाने के लिए बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया। तो अगर सत्य वो है जो परिवर्तनशील ना हो, जो स्थायी हो, जो देश काल में बदले नहीं, भारत में भी वही रहे, अमेरिका में वही रहे, सब जगह वही है, तो शंकर ने कहा कि कोई भी मानव निर्मित चीज जो संस्कृति है हमारा, धर्म है हमारा, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। शंकर ने कहा माया है, सांप माया है। रस्सी में सांप था नहीं, दिख रहा था, मायावी था, वो गायब हो गया। माया किसको कहते हैं? जो दिखे, जो गायब हो जाए, लेकिन गायब हो जाए, प्रतीत हो। तो शंकर ने कहा देखिए, ये जो आप, शंकर ने समझाया कि जो आप ये अलग अलग तरह का भेद बना के बैठे हैं कि मैं इस जाति का हूं, तुम उस जाति के हो, मैं इस संप्रदाय का हूं तो तुम उस संप्रदाय के हो। अब शंकर ने कुछ बातें तो कही, कुछ मैं उसको जोड़ के समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे मैं भारतीय हूं, तुम अमेरिकी हो, मैं चीनी हूं, तुम पाकिस्तानी हो। राष्ट्रीयता का जो भेद हमने किया, जाति का जो भेद किया, लैंगिकता का जो भेद किया, शंकर ने कहा ये परमानेंट नहीं है। एक समय दुनिया में कोई चीन और जापान और भारत जैसा राष्ट्र नहीं था, हमने बनाया ये, और हो सकता है 2000 साल बाद ये राष्ट्र ना रह जाए। हमने धर्म बनाया, हो सकता है 2000 साल बाद ये धर्म ना रह जाए।
तो उससे उसने क्या कहा, उसने सिद्ध किया कि मानवों के बीच जो भी चीज भेद कर रही है, अंतर कर रही, चाहे जाति धर्म हो, कोई और चीज हो, जो भेद कर रही है, वो परमानेंट नहीं है, वो अस्थाई है। अभी आपको दिख रही है, अभी आपको दिख रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है। आज से 10,000 साल पहले ना कोई ब्राह्मण था ना शूद्र था, और आज से 2000 साल बाद, 500 साल बाद नहीं होगा, ना कोई ब्राह्मण रहेगा ना शूद्र रहेगा। आपने बनाया, आपको कुछ दिन तक ब्राह्मण शूद्र सांप की तरह दिखा, एक दिन गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? जैसे वहां रस्सी बची, यहां क्या बचेगा? इंसान। तो अगर इस आइडिया से हम इस निबंध को समझें, तो निबंध कहना चाह रहा कि जितना रंग तुमने बना, रंग का मतलब अंतर, काला, पीला, नीला, हरा, क्या है? भेद, विशेषण, भेद, हाँ, अंतर, डिफरेंस है। रंग भेद, जाति भेद, लिंग भेद, राष्ट्रीयता का भेद, जितनी असमानताएं हैं, वो सब सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की भारतीय परिभाषा के अनुसार जो समता मूलक हो वही सत्य है, जो बदले ना वही सत्य है। तो जाति तो हमने बनाई है, आगे चल के नष्ट हो सकती है। जैसे कहा ना, शरीर नश्वर है, इसलिए भारत में शरीर को कभी सत्य नहीं माना गया। कहा कि आत्मा स्थायी है, वो सत्य है। तो सत्य का मायने वो है भाई, जो सबके लिए एक हो, शाश्वत हो, सार्वभौमिक हो, स्थायी हो, अपरिवर्तनशील हो। और रंग का मायने है जो भेद करे, जो अंतर पैदा करे, जो श्रेष्ठ और हीन बनाए, जो उच्च और निम्न बनाए, जो मैं और तुम का डिफरेंस क्रिएट करे। एक गाना है ना कि मैं और तुम गर हम हो जाते। तो वैसा ही मामला है कि ये कह रहा है कि देखो, सत्य कभी मेरे और तुम्हारे बीच भेद करने वाला नहीं। तो इसका मतलब इसको हम कहाँ से जोड़ सकते हैं? संविधान से। अब अगर निबंध लिखने पे आप आए, तो निबंध लिखने में आप इसको आर्टिकल 15(1), 16(1) से 15(1) और 16(1) से जोड़ेंगे। क्या लिखा उसमें? जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। तो जो ये भेद को खत्म कर दे वही सत्य है। इसी आइडिया पर सशक्तिकरण टिका है। क्या आपने स्त्री और पुरुष के बीच भेद कर रखा है? खत्म करिए, ये सत्य नहीं है। इसी पर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का आइडिया टिका है, जिसको निबंध में विद्यार्थी सोशल जस्टिस उनके टॉपिक में जीएस में है। अगर आपने निबंध समझ लिया तो सोशल जस्टिस से निबंध को लिखना होगा। इसका जितने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो सब सत्य के पाले वाले लोग हैं। तो अम्बेडकर को हम ले आएंगे कि अम्बेडकर सत्य के साथ खड़े थे, क्योंकि अम्बेडकर यही बात तो कह रहे थे कि सत्य का रंग नहीं है, तुमने जो भेद किया है कृत्रिम है, गलत है ये। उसी बात से हम कहाँ जा सकते हैं? अंग्रेजों के रंग भेद पर नेल्सन मंडेला पे जा सकते हैं। नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे? रंग भेद का विरोध। तो जितने दुनिया में भेदभाव हुए वो सत्य नहीं है। सत्य कभी रंग क्रिएट नहीं करता। इसलिए हमारे देश में तो आपने देखा होगा कि न्याय की एक देवी होती थी, उस न्याय की देवी की आंख पर पट्टी बंधी रहती थी कि न्याय अंधा है। अंधा मतलब वो कोई भेद नहीं करेगा आप में, उसके सामने आने वाला अमीर है या गरीब है, उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, हिंदू है या मुसलमान है। वर्णांध राज्य है, कलर ब्लाइंड स्टेट है, वो कोई भेद नहीं करेगा। यूपीएससी में आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आपकी कॉपी में उसमें से आपका नाम हटा लिया जाएगा, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप किस जाति के हैं। तो कोई भेद नहीं कर सकेगा वो। तो क्या करेगा? जो चेक करेगा कॉपी, वो सत्य है। तो निष्पक्षता है सत्य, गैर भेदभाव है सत्य, समानता है सत्य, सार्वभौमिकता है सत्य। सत्य को जब हम इन सारे संदर्भों में खोल पाएंगे, तब हम दिखा सकेंगे कि अब इसको संविधान से, इसको सामाजिक न्याय से, इसको सशक्तिकरण से, इन सब जगहों से जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं। फिर पश्चिमी परंपरा की मैंने चर्चा नहीं की, उस पर भी बात होगी। इस तरह से ये निबंध आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये चर्चा जो थोड़ी की है, इसमें आपको 3 बातों का मैंने ध्यान रखा है इस चर्चा में। एक, यूपीएससी लिखने वाले विद्यार्थी वो पूरा निबंध अगर डेवलप कर सकें तो उसमें सूत्र हों इस तरह के। जो यूपीएससी के विद्यार्थी नहीं, कई बार कोई सामान्य श्रोता भी आ जाते हैं जी, उनको थोड़ी भारतीय परंपरा की बात बता दी जाए कि आगे चल के विवेकानंद इसी बात से सत्य को खोजेंगे जो सत्य भेद परक ना हो। सारे वेदांती यही काम करेंगे ना। तो उससे भारतीय परंपरा भी जुड़ती है
पूरी। तो मेरे ख्याल से इससे हम लोग एक सामान्य चर्चा इस बारे में कर पाए। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि 999 रुपया अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो इसको कॉमर्शियल प्रोग्राम मत समझिएगा, इससे हम पैसा नहीं कमाएंगे। क्लास उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करीब 4 साल बाद निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। 4-5 साल मैंने निबंध बहुत सारे दबाव के बावजूद नहीं पढ़ाया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कहने पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा उसकी गारंटी नहीं है। तो 10-12 दिन के प्रोग्राम से अगर आपके 2-4-10 नंबर बढ़ जाएंगे या आपकी समझ बेहतर हो जाएगी तो उसका रिप्लेसमेंट इस तरह की चर्चा नहीं है। इस चर्चा से केवल कुछ निबंधों के बारे में एक सामान्य आइडिया बनाया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और बाकी निबंध भी बाकी हैं, भी बचे हुए हैं। लेकिन पहले सूचित कर दीजिए कि इस निबंध पे आप बात करने जा रहे हैं जी। अचानक जो आप विषय लेके आते हैं तो उसमें कई बार तत्काल बोलना पड़ता है। जी सर। तो संरचना भी बन जाया करेगी थोड़ी उसकी। जी सर। तो आगे जो बाकी बचे हुए निबंध हैं हम उन पर चर्चा आपसे जारी रखेंगे। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शुक्रिया।